नमस्कार बच्चों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित वीडियो की श्रृंखला में एक नया वीडियो लेके आपके सामने आए हैं। हमने अब तक देखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और अंतर्राज्यीय व्यापार में, या आप यूँ कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व राष्ट्रीय व्यापार में क्या अंतर है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र क्या है। मैं अनुराग झंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर एसवीटी गवर्नमेंट कॉलेज से EFM सब्जेक्ट से हूँ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र में सबसे पहले हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन कौन सी क्रियाएं या कौन कौन सा उसका एरिया शामिल है। तो सबसे पहला आता है वस्तुओं का आयात व निर्यात। देखिए, अगर आप कोई वस्तु अपने देश के बाहर बेच रहे हैं या आप या आपके देश की कोई कंपनी या संस्थाएं विदेश में बनी हुई वस्तुओं को भारत में ला रही है, तो ये जो चीज़ों का आयात व निर्यात है, आयात का मतलब होता है बाहर से वस्तुओं को क्रय करना और निर्यात का मतलब होता है देश में बनी हुई चीज़ों को बाहर बेचना। तो या तो आप अपने यहाँ बनी हुई चीज़ों को किसी दूसरे देश में बेच रहे हो या किसी दूसरे देश में बनी हुई चीज़ों को आप भारत में ला रहे हो। तो ये वस्तुओं का आयात व निर्यात ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आता है। हमने पहले भी देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो केवल वस्तुओं का सेवाएं विक्रय आता है, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र की बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वस्तुओं का क्रय विक्रय है या आयात निर्यात है वो तो शामिल है ही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में उससे भी ज़्यादा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय है, सेवाओं का आयात एवं निर्यात भी शामिल है। देखिए, सेवाओं का आयात एवं निर्यात से क्या मतलब है। जब आप किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं तब आप वहाँ पे होटल में रुकते हैं, आप वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, आप वहाँ पे कैब बुक करते हैं, बाइक बुक करते हैं ताकि आप वहाँ पे घूम सको। तो जब फॉरेनर्स भी इंडिया में आते हैं तो वो भी इंडियन हॉस्पिटैलिटी का, होटल्स का, यहाँ के केब्स का, यहाँ के रेस्टोरेंट्स का, यहाँ की चीज़ों का आनंद लेते हैं। कम्युनिकेशंस, जब आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब आप ईमेल भेज रहे हो, तो ये भी जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा होता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का हिस्सा कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। होटल सेक्टर आपका आ गया, फाइनेंस सेक्टर जिसमें बैंकिंग व इंश्योरेंस प्रमुख है, बैंक है, बीमा है। इसी के साथ जब को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जब आप किसी स्किल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए बाहर से ट्रेनिंग लाते हो या बाहर के देश के व्यक्ति इंडिया में ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो भी सेवाओं के आयात व निर्यात में शामिल है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है लाइसेंसिंग एवं फ्रेंचाइजिंग। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई देश प्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे देश में अपना उत्पादन या अपना विक्रय विनिर्माण की क्रियाएं नहीं करता, बल्कि अपने पेटेंट का यूज करने का उनको लाइसेंस देता है, या अपने ब्रांड नेम को यूज करने का या अपनी प्रोसेस को यूज करने का कुछ लाइसेंसिंग फ़ी या कुछ प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से उनको दी जाती है। जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो मैकडॉनल्ड्स के आपको आउटलेट इंडिया में नज़र आ रहे हैं वो ज़्यादातर लाइसेंस ऑन फ्रेंचाइजिंग मोड पे ही है, जिसमें मैकडॉनल्ड की तरफ से आपको आउटलेट की डिज़ाइन, लेआउट, प्रोसेस, कैसे पिज़्ज़ा बर्गर बनेंगे, कैसा उनका कलर होगा, कैसे एम्प्लॉयज़ बिहेव करेंगे क्लाइंट से, एम्प्लॉयज़ में क्या बेसिक क्वालिटीज़ होंगी, उनकी ट्रेनिंग होगी, ये सारे काम मैकडॉनल्ड्स देती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्लेस होता है, जो उसका रेंट वगैरह होता है और जो एग्रीमेंट होता है वो सारा आपको ही करना पड़ता है, आपको बनाना पड़ता है, आपको मैनेज करना पड़ता है। वो आपको प्रोसेस देंगे, वो आपके एम्प्लॉय को ट्रेंड करेंगे और प्राइस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे। तो जो सेल्स जब आपकी होगी तो वो पर बर्गर के हिसाब से या सेल्स के परसेंटेज के हिसाब से आपसे उस ब्रांड नेम का, उस प्रोसेस को यूज करने का आपसे पैसा लेंगे। अनदर एग्जांपल आप लें तो आपको पता होगा कि जो ब्रांड है अंडर गारमेंट्स में,
तो इसमें जो कंपनी इंडिया में बना रही है इस प्रोडक्ट को वो है पेज इंडस्ट्रीज़। दैट इज़ अ इंडियन कंपनी, वो एक भारतीय कंपनी है, लेकिन जो ब्रांड नेम है जो कि ये यूएसए का, ये इस ब्रांड नेम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको उसकी जो डिज़ाइंस हैं, उसके जो प्रोडक्ट वेराइटीज़ हैं, जो उसका ब्रांड नेम है, उसके यूज़ करने के लिए उनसे पैसा चार्ज करती है। तो ये जो लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग मोड है, जिसमें आपको ट्रेडमार्क का, आपके ब्रांड का, आपके पेटेंट का, जब बुक्स की अगर कोई पब्लिश हो रही होती है तो उसमें कॉपीराइट्स का, या आप देखा होगा कि जो हॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनकी रीमेक बन जाती है इंडिया में। सोलेवी एक रीमेक थी वैसी, अभी दिल बेचारा जो मूवी आई है वो भी रीमेक है। तो इनके जो कॉपीराइट हासिल किए जाते हैं तो उनसे भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ता है, क्योंकि इन सब चीज़ों से या तो धन आ रहा होता है या धन जा रहा होता है। तो चाहे वो प्रतिफल के रूप में धन आपके पास आ जा रहा है, चाहे आप उसके बदले में वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, चाहे आप सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, या चाहे आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी के तहत उनके राइट्स का आप यूज कर रहे हैं। आगे देखिए आप, जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर क्षेत्र में वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश। देखिए, इन्फोसिस ने अपना ऑफिस यूएसए में खोला, टीसीएस ने अपना ऑफिस यूएसए में खोला, टाटा मोटर्स ने लैंड जैक्वायर को एक्वायर किया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय कंपनियों ने विदेशी कंपनियों को खरीदा। टाटा स्टील ने भी एक्वायर किया है, मित्तल साहब ने भी, एलन मित्तल ने भी आर्सलर को एक्वायर किया, जो यूरोप की एक बड़ी स्टील कंपनी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किससे इंडियन कंपनियों ने बाहर जाके दूसरी कंपनियों को ख़रीदा है। तो जब वो उन्होंने इन कंपनियों को ख़रीदा है तो उनको प्रतिफल में उन्होंने वापस मुद्रा दी है। तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश कर रही हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारी विदेशी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिन्होंने भारत के अंदर कई कंपनियों को ख़रीदा है, अपना व्यापार किया है, अपने प्लांट लगाए हैं। रिसेंटली में हमने देखा कि सैमसंग ने भी अपने मोबाइल सेट का निर्माण भारत में स्टार्ट किया है, एमआई ने भी अपने प्लांट स्टार्ट किए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के कई प्रोडक्ट भारत में जो बिक रहे हैं, भारत में बन रहे हैं, जिनमें लक्स है, फेयर एंड लवली है, अब तो इसका नाम चेंज हो गया है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट जो इंडिया में बन रहे हैं, फॉरेन की कंपनी आ रही है, आप देख रहे हो कोको कोला, पेप्सी हैं, ये भी फॉरेन की है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, नेस्ले है। तो ये सारी कंपनियां इन्होंने क्या किया है कि या तो इन्होंने इंडियन कंपनीज को एक्वायर किया, या यहाँ पे ही उन्होंने अपने ऑफिसेज बनाए हैं। हमने देखा कैन इंडिया किस तरह से अपनी टेक्निक्स के बदले, अपनी एडवांस स्किल्स के बदले में उन्होंने बाड़मेर में जो तेल की कुएँ हैं राजस्थान के, उनमें उन्होंने ख़रीदे, उनको उनसे तेल निकाला। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है, या इंडिया से जो पैसा है हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में ही शामिल होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, चाहे वस्तुओं का आप क्रय विक्रय कर रहे हो, आयात निर्यात कर रहे हो, सेवाओं का आयात निर्यात कर रहे हो, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के मोड से आप कोई आउटलेट ले रहे हो, कोई ब्रांड नेम ले रहे हो, कॉपीराइट का यूज़ कर रहे हो, और उसी तरह से अगर आप कहीं दूसरे देश में निवेश कर रहे हो, निवेश का मतलब होता है पैसे से पैसे कमाना, तो लंबी अवधि के लिए ज़्यादा निवेश होते हैं। इनका जो पॉपुलर नेम है उसको हम एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो जब फॉरेन की कंपनी इंडिया में करती है या इंडियन कंपनीज फॉरेन में करती है, तो ये विदेशी निवेश भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का हिस्सा है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से किसी भी देश को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसमें हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है विदेशी मुद्रा का अर्जन। देखिए, भारत जैसे देश में जो विकासशील देश है और जो कि पूंजी की कमी से सदा जूझता रहा है, भारत में कई सोर्सेज हैं, कई रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं जो अबंडेंट हैं, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं। अगर हम उनको निर्यात करते हैं तो एक तरफ तो हमारे यहाँ रोज़गार का सृजन होगा, दूसरी तरफ उनको निर्यात करने से विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा।
आपको मैंने पहले ही बताया कि देश को जितनी चीज़ों की आवश्यकता है उतनी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। सोना सबको प्रिय है, कच्चे तेल के बिना आपकी अर्थव्यवस्था नहीं चलती। इन दोनों मध्य में ही हमारा इतना पैसा चला जाता है कि उस पैसे की व्यवस्था करने के लिए भी हमको निर्यात करने की आवश्यकता होती है, ताकि हम विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकें तथा हमारे आयातों का भुगतान कर सकें। दूसरा पॉइंट देखिए, संसाधनों का अधिक क्षमता के उपयोग। देखिए कई देश हैं जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं, जिनमें आपका अमेरिका, जापान, कोरिया प्रमुख हैं, जर्मन प्रमुख हैं। तो उनके पास वो टेक्निक्स है, हमारे पास वो टेक्निक्स नहीं होती, और उन तकनीक के अभाव में हम हमारे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। तो हमारे संसाधनों का बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करें, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, अनुकूलतम उपयोग कैसे हो, उसके लिए हमको तकनीक की एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी होती है। और वो संभव अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से ही है कि उसके अंदर वो उनका इंटरेस्ट भी होता है, वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो आपको एक्सपर्टीज़ राय भी दे सकते हैं, सेवाओं का वो निर्यात भी कर सकते हैं, तो जिससे कि आपके यहाँ पे जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। अब देखिए, विकास की संभावनाएं, रोजगार के अवसरों में सुधार। मैंने अभी आपको बताया कि सैमसंग ने अपनी फैक्ट्री लगाई, असेंबल यूनिट लगाई है नोएडा के आसपास। उसी प्रकार से एमआई ने भी लगाई है, बहुत सारी दूसरी कंपनियों ने भी लगाई है। काला डेरा में भी वरुण बेवरेजेस पेप्सी के लिए लाइसेंस के रूप में पेप्सी कोकोला का प्लांटेशन है। तो जब फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो वो रोज़गार भी लेके आती है, क्योंकि उन एरियाज़ में जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए, किसी न किसी कमी कारण, वो धन की कमी भी हो सकती है, वो संसाधनों की कमी भी हो सकती है, वो तकनीक की कमी भी हो सकती है। तो इन कमियों को दूर करते हुए जब वो पैसा लाते हैं, तकनीक लाते हैं, एक्सपर्टीज लाते हैं, तो हमारे जो लोकल लेवल में भी जो मजदूर व्यक्ति हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको काम करने के लायक बनाए जाते हैं और रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, आगे बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन स्तर में वृद्धि। देखिए, अगर आपको बाज़ार से कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको वेराइटीज़ अवेलेबल हैं। आप बाज़ार में शूज़ खरीदने जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप को, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हैं तो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, फुटबॉल प्लेयर हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शूज़, क्रिकेट खेल रहे हैं शूज़ अलग हैं, ऑफिस जा रहे हैं शूज़ अलग हैं, कोई व्यक्ति बीमार हैं तो उनके लिए स्पेशल डिज़ाइन के शूज़ हैं, अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेराइटीज़ में। तो जब चॉइसेस ज़्यादा मिलती हैं, जब आपको पसंद के लिए जो आपके पास प्रोडक्ट की लिस्ट है वो ज़्यादा होती है, और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें वेट नहीं हो, जो कंफर्ट देते हों, जो लुक देते हों। ये तो मैंने आपको केवल एक शूज़ का एग्जांपल दिया है। बाकी आप चाहे किसी भी एरिया में चल जाओ, आप पानी की बोतल ले रहे हो तो वेराइटीज़ ऑफ बॉटल्स के कलर्स, शेप्स और उनके डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। आपके क्लॉथिंग में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आपके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है, तो रोज़गार की संभावनाएं बढ़ी है, देश भी आगे बढ़ता है, विदेशी मुद्रा का सृजन भी होता है, हम हमारे संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं, और जो समाज हैं ओवरऑल उनके सामने इतने प्रोडक्ट आते हैं कि वो उनका यूज़ करते हुए अपने स्टैंडर्ड लिविंग को ऊंचा बढ़ा सकता है। अब हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पे कि इनसे फर्मों को क्या लाभ है। देखो, कोई भी फर्म अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में जाती है तो उसकी वेल्थ क्रिएशन होती है, उसकी पूंजी में वृद्धि होती है, उसकी संपदा में वृद्धि होती है, और उसके लाभ भी बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट बड़ा होता है, मार्केट कैटर करते हैं, हायर प्रोडक्शन में उनको प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी मिलती है। ये आप देखिए सेकंड पॉइंट में बड़ी हुई क्षमता का उपयोग होता है। आपने प्लांट लगा लिया, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, लेकिन लोकल मार्केट पे वो नहीं बिक रहा है, आपने फॉरेन मार्केट को टारगेट किया। हो सकता है किसी समय में, परिस्थिति में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में बारिश कम हो, जिसके कारण से मान लो मांग कम हो, लेकिन प्रोडक्ट आपके पास बना हुआ है, तो आप उस एक्सेस प्रोडक्ट का क्या करेंगे। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड में बेच रहे हैं तो वो आपको वहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, हम आगे और देखेंगे। धन्यवाद।